नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और एसपीटी का सेशन चल रहा है जिसमें हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको याद करवा रहे हैं और याद कराएंगे। तो इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा का पूरा, आप उसमें देखिए। लुसेंट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और ऐसे ही याद करवाया है मैंने उसमें। तो इसको याद कीजिए, ठीक है। जो आपको इसमें क्वेश्चन याद रहेंगे उसको हम कम फोकस करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। जो आपको याद नहीं रहेगा उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर करेंगे या कुछ भी, तो याद रखिए याद करने वाला का कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो याद करते हैं और याद करके बैठे हैं। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक करता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक करता है। ठीक है, यहाँ तक समझे? और उम्मीद है कि याद भी हो रहा होगा, एकदम याद होगा, आप घबराए नहीं। चलिए अगला कहता है कि संयोजी ऊतक में पाए जाने वाला दो तंतु है, टेंडन और लिगामेंट। संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला दो तंतु कौन कौन है? टेंडन और लिगामेंट। संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला दो तंतु है दोस्तों, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बड़ा कर ले। चलिए, कहता है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडन। मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन का है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है टेंडन। अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका उत्तक। चेतना उत्तक किसको बोलते हैं? तंत्रिका उत्तक को। चेतना उत्तक बोलते हैं तंत्रिका उत्तक को। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। दो न्यूरॉन की बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन की बीच की जो जगह होती है उसको साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन की बीच की जगह साइनेप्स है। दो न्यूरॉन की बीच की जगह साइनेप्स है। संवेदना को शरीर कहता है कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है तंत्रिका कोशिका। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है तंत्रिका कोशिका। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों का कुल संख्या 639 है। शरीर में मांसपेशियां कै गो है? 639। शरीर में कुल मांसपेशियां कितना है? 639 है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। स्टेपिडियस है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्पेडिपियस। ठीक है, चलिए रक्त का क्वेश्चन है। कहते हैं दोस्तों, रक्त और खून। रक्त या खून होता है तरल संयोजी उत्तक। रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक। रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन दोस्तों हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। रक्त जो है क्षारीय है, मतलब 7 से ज़्यादा जो भी होगा वो सब क्षारीय हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार के 7% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। रक्त की जो मात्रा होता है ना दोस्तों, वो शरीर के भार का 7% है। दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? 1 या 2 लीटर। ठीक है, 1 या 2 लीटर है शायद। हाँ, या हाफ लीटर है, मतलब आधा लीटर है क्या? आप दोस्तों इसको थोड़ा कंफर्म करेंगे कंप्लेन कमेंट बॉक्स में। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? महिलाओं में तो हमको लग रहा है ना आधा लीटर कम होता है। ठीक है, तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना होता है? हाफ लीटर कम होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगों से बचाना, पोषक तत्वों का परिवहन करना। तो रक्त का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना और रोगों से बचाना, पोषक तत्वों का परिवहन करना। ठीक है, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन का एक यौगिक। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक हीमैटिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो लौह यौगिक मौजूद होता है उसको हीमैटिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक कौन है? हीमैटिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। एक बार फिर से देख लेंगे। रक्त का काम क्या है? शरीर का ताप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगों से बचाना, पोषक तत्वों का परिवहन करना। रक्त सुरक्षित रहता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन का एक यौगिक। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह लौह अयस्क है, लौह यौगिक है हीमैटिन। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये तो आप ऊपर देखेंगे। अब रक्त प्लाज्मा को देखेंगे। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त दोस्तों प्लाज्मा जो होता है ना वो रंगहीन होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का। तो रक्त प्लाज्मा रंगहीन होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का 55% भाग दोस्तों प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है ना वो 90% होता है। प्लाज्मा में 90% जले होता है, 10% प्लाज्मा होता है। ठीक है, अच्छा, पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। तो फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन ये प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन दोस्तों एक प्लाज्मा प्रोटीन है। आगे है रक्त को थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सीरम। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल देने पर जो शेष प्लाज्मा बचता है उसको सीरम कहते हैं। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। एंटीबॉडी दोस्तों पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। ठीक है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। अब रक्त कणिका को देखेंगे। कहता है कि रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु माने ब्लड प्लेटलेट्स बोल सकते हैं। 3 भाग हो गया, एक हो गया आरबीसी, एक हो गया डब्ल्यूबीसी और एक है रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए,
लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण मतलब आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण या आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल दोस्तों 20 से 120 दिन होता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा में। ध्यान देंगे, कहता है कि श्वेत रक्त कण का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में भी होता है, लिम्फ में भी होता है, लिम्फ नोड में भी होता है, यकृत में भी होता है और प्लीहा में भी होता है। तो आपने देखा कि श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, यकृत में और प्लीहा में होता है। अच्छा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 13 से 20 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से 20 दिन। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहते हैं ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण यानी आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। तो श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कहलाता है मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। ठीक है। अच्छा, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। ये तो आपको ऊपर ही बताया। चलिए, अब है कि श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन पाया जाता है दोस्तों आरबीसी में। अच्छा, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। 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 ठीक है। आरबीसी की संख्या मापते हैं हीमोसाइटोमीटर से। अच्छा, आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं प्लीहा को। अच्छा, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ठीक है। स्प्लीन जिसको बोलते हैं, तो ब्लड बैंक दोस्तों प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक प्लीहा है। ब्लड बैंक प्लीहा है। हमने क्या देखा कि ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। अच्छा, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। अच्छा, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का भी निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का हाँ, आरबीसी का भी अस्थि मज्जा में ही था। अच्छा, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। ठीक है। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। जब किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाएगा ना दोस्तों, तो खून का थक्का जमबे नहीं करेगा। कहीं भी कट जाएगा तो खून निकलते रहेगा, रुकेगा नहीं। थक्का बनने से खून रुक जाता है। तो खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। थक्का बनने में सहायक विटामिन के होता है। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं थैलेसीमिया रोग में। अच्छा, जिसको थैलेसीमिया रोग रहेगा ना, उसमें लाल रुधिराणु नहीं बनता है, आरबीसी नहीं बनता है। ठीक है। तो लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं थैलीसीमिया रोग में। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं थैलीसीमिया रोग में। ठीक है। हमने क्या देखा कि लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं कहाँ? थैलीसीमिया रोग में। अच्छा, रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा उपस्थिति को कहते हैं ल्यूकेमिया। अगर रक्त में डब्ल्यूसी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वह ल्यूकेमिया रोग से ग्रसित हो जाएगा आदमी। अगर किसी को ल्यूकेमिया है, इसका मतलब है कि उसके डब्ल्यूबीसी, उसके शरीर रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है, वो ल्यूकेमिया। ठीक है। चलिए, ब्लड ग्रुप को देखते हैं दोस्तों। रक्त समूह होते हैं ए बी ए बी ओ। ए बी ए बी ओ। ठीक है, ए बी ए बी ओ। अच्छा, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। अच्छा, लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। दोस्तों एकदम आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको याद हो रहा होगा। तो लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? 1930 में मिला था। सर्वदाता रक्त समूह वो है,
सर्वदाता रक्त समूह ओ है, सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। तो सर्वदाता कौन हो जाएगा, ओ, और सर्वग्राही ए बी। अच्छा, आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से, आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से, आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर व वीनर ने किया था। आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था 1940 में, 1940 में रीशम बंदर में। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में रीसस नाम के बंदर से में, ठीक है। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर और वीनर ने, कब, 1940 में, और किस में, तो रीसस नाम के बंदर में। अच्छा, रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, रक्त को शुद्ध करने का काम वृक्क करता है, ठीक है। वृक्क के प्रति मिनट औसत वजन, औसत दोस्तों माफी चाहते हैं, लिखा हुआ है कि वृक्क के प्रति मिनट, वृक्क से, एक मिनट फिर से देखेंगे, वृक्क से प्रति मीटर प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, 1200 सीसी। वृक्क से मतलब किडनी से एक मिनट में औसत रक्त प्रवाह हो जाता है 1200 सीसी। अच्छा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस होता है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया दोस्तों डायलिसिस होता है। आइए रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। शरीर में रक्त परिसंचरण कहलाता है हृदय, शरीर में रक्त परिसंचरण कहलाता है हृदय, शरीर में रक्त परिसंचरण कहलाता है हृदय, शरीर में रक्त परिसंचरण कहलाता है हृदय। अच्छा, रक्त में गैसों का आदान प्रदान, रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा, रक्त में गैसों का जो आदान प्रदान है ना, वो फेफड़ा करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, 120/80। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, तो मनुष्य का औसत जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों 120/80 होता है। 120/80 मिमी, मतलब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो मनुष्य का औसत रक्तदाब 120/80 मिमी होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। आगे चलिए, कहता है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप दोस्तों, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से, ठीक है। तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ जाता है। जब व्यक्ति वृद्ध होगा ना तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए बुढ़वा से बड़ी खिसियाल रहता है, बोलिएगा सीधा वो बोलेगा टेढ़। तो व्यक्ति जब बूढ़ा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मानव के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है, इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या बोलते हैं, इस्कीमिया बोलते हैं, इस्कीमिया, ठीक है। चलिए पाचन तंत्र में अब एंट्री करते हैं। मनुष्य में पाचन का प्रारंभ मुंह से हो जाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग दोस्तों ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचा हुआ भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण दोस्तों छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई 22 फीट होती है लगभग। आंत की लंबाई दोस्तों लगभग 22 फीट होती है। आंत की लंबाई कितनी होती है, 22 फीट। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन व रेनिन। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन। तो आपने क्या देखा कि अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन। अच्छा, प्रोटीन का पाचन अमाशय व छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय व छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय और छोटी आंत में होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय व छोटी आंत में। चलिए, प्रोटीन का पाचन एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन एंजाइम है, प्रोटीन पाचन एंजाइम मतलब प्रोटीन का पाचन एंजाइम कौन कौन है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन एंजाइम कौन है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो आपने क्या देखा
कि प्रोटीन का पाचन एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन है। अच्छा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? रेनिन पचाता है। अच्छा, मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई 8 से 10 मीटर लगभग 30 फीट होती है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई दोस्तों 8 से 10 मीटर यानी 30 फीट होती है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर यानी लगभग 30 फीट। ठीक है। कहता है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद दोस्तों माल्टोज होता है। अब आइए एंजाइम को देखते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से हुआ है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है कौन? एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है एंजाइम। अच्छा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज और लाइपेज एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम है। एमाइलेज भी एंजाइम है। एमाइलेज भी एंजाइम है। जाइमेज भी एंजाइम है दोस्तों। जाइमेज भी एंजाइम है। जाइमेज भी एंजाइम है। और लाइपेज भी दोस्तों एंजाइम है। लाइपेज भी एंजाइम है। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो अम्ल में बदलता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन एवं पेप्टोन को प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। कहता है कि प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में बदलता कौन है? ट्रिप्सिन। इसको ठीक से देखेंगे। प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। अच्छा, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। अच्छा, स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। अच्छा, वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। अच्छा, ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है लाइपेज जाइमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा जटिल है ये। देखिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज एक एंजाइम है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में ट्रिप्सिन बदलता है। अच्छा, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। अच्छा, स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। अच्छा, वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। अच्छा, ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है? जाइमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है दोस्तों जाइमेज। अगला देखेंगे। कहता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। अच्छा, लार सहयोग करता है स्टार्च के पाचन में। लार सहयोग करता है स्टार्च के पाचन में। एक बार फिर से देखेंगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। अच्छा, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। अच्छा, लार सहयोग किस चीज में सहयोग करता है? स्टार्च के पाचन में। लार सहयोग करता है स्टार्च के पाचन में। अब मानव शरीर को देखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों त्वचा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, रुक जाइए।
थोड़ा और कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग जो गोरा या काला या सांवला होता है दोस्तों ना, मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। जो जानते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम तो आप जानते हैं, लेकिन फॉस्फेट भी याद रखिएगा। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कान की हड्डियों की कुल संख्या होती है 6। कान में कै गो हड्डी होता है? 6 गो। कान में 6 गो हड्डी होता है। कान में 6 हड्डी होता है। अच्छा, मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की इमे इनेमल हड्डी। दांत की शिखर की इनेमल हड्डी सबसे कठोरतम भाग होता है। मानव शरीर का जो कठोरतम भाग भाग होता है दोस्तों, वो दांत की शिखर की इनेमल हड्डी। दांत की शिखर की इनेमल हड्डी। अच्छा, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में कुल संख्या मानव हड्डियों की कुल संख्या 206 है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। ठीक है, कहता है कि शरीर में हड्डियों की संख्या तो 206 है, लेकिन नवजात शिशु में हड्डी होता है 300। नवजात शिशु में हड्डी होता है 300। नवजात शिशु में हड्डी होता है 300। मानव खोपड़ी में कै गो हड्डी है? 28। मानव खोपड़ी में 28 हड्डी है। मानव खोपड़ी में अस्थि है 28 गो। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसली पाई जाती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। शरीर में मांसपेशिया की कुल संख्या 639 है। उपास्थि पाया जाता है नाक में। उपास्थि दोस्तों पाया जाता है नाक में। ठीक है, शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20 है। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20 होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक होता है। 65 से लेकर 80% तक मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल या पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल या पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों पीनियल या पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है इनेमल, दांत की ऊपरी परत। मानव शरीर का कठोरतम भाग, ऊपर भी आप देखे हैं वैसे, इनेमल, दांत की ऊपरी परत। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो रहा होगा, आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। कहता है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। अच्छा, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो अंगुली है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें सबसे ज्यादा हड्डी पाया जाता है वह है अंगुली। ठीक है, वो अंगुली है। अगला देखेंगे। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर का तापमान देखिए, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सी या 310 केल्विन। मानव शरीर का समान तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी या 310 केल्विन। तो मानव शरीर का समान तापमान कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी या 310 केल्विन। अच्छा, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। अच्छा, मनुष्यों में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। मनुष्यों में जो श्वसन दर होता है दोस्तों 16 से 18 बार होता है। मनुष्यों में जो श्वसन दर होता है दोस्तों वो 16 से 18 बार होता है। ठीक है, अच्छा, शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 44 बार, लेकिन हम लोगों में 16 से 18 बार होता है। ठीक है, तो शिशुओं में जो श्वसन दर होता है वो 44 बार, 1 मिनट में 44 बार होता है। अच्छा, पैर की हड्डी में पैर की
पैर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 60। दोस्तों पैर की जो हड्डी होती है उसमें टोटल हड्डी कितना होती है 4। पैर में टोटल हड्डी 60 होता है। पैर में टोटल हड्डी 60 होता है। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। दोस्तों बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। अच्छा, मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार का। मनुष्य में कितना प्रकार का दांत होता है? 4 प्रकार का, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहा, थोड़ा देखिएगा। बाल और नाखून की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार का, ठीक है। मनुष्य में कितना प्रकार का दांत होता है? 4 प्रकार का। अच्छा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, इसको याद रखिएगा। अच्छा, दांतों एवं हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम व फास्फोरस। समझिएगा, दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन है? कैल्शियम व फास्फोरस। दांत एवं हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। दांत एवं हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। दांत एवं हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और याद भी हुआ होगा। तो चलिए, याद करते रहिए, एग्ज़ाम आने वाला है बहुत सारा। और जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखें।